नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की अपडेट्स लेकर। गजा को लेकर ढेर सारी अपडेट्स हैं और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे से। आईसीजे ने जो कल फैसला दिया है वो इजराइल के मुंह पर एक और बड़ा तमाचा है और इंटरनेशनल कोर्ट से एक के बाद एक इजराइल को तमाचे पड़ते ही रहे हैं। अमेरिका की सारी कोशिश के बावजूद आप जानते हैं नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकला और अब आईसीजे ने यह कहा है कि इजराइल ने जानबूझकर इमदाद नहीं पहुंचने दी है गजा के अंदर। इजराइल ने जितनी दलीलें दी थी सब दलीलें एक एक करके खारिज कर दी गई। केवल एक इकलौती जज थी जो इजराइल के फेवर में खड़ी थी। उनके बारे में आप जानते हैं कि वो पहले ही कह चुकी हैं कि खुदा ने मुझसे कहा है कि तुम जाकर इजराइल का पक्ष लो। उसके अलावा जितने भी जज थे सारे के सारे इजराइल के खिलाफ हुए और आईसीजे का जब यह फैसला आया है सारी दुनिया ने इसका स्वागत किया है। टर्की ने और सारी दुनिया ने इसका स्वागत किया है। दुनिया के सामने एक बार फिर इजराइल उरिया हो गया है, बेपर्दा हो गया है और यह बात सारी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ हो गई है कि भूख को हथियार बनाया गया इस जंग में, जो कि एक वार क्राइम है। यूएनआरडब्ल्यूए को लेकर मैंने पहले भी बहुत बात की है। यूएन की एक ऐसी एजेंसी है जिसको अमेरिका और इंग्लैंड ने ही बनाया था और इस एजेंसी का काम था फलस्तीन के अंदर लोगों को अलग अलग तरह की इमदाद, अलग अलग तरह की सहायता उपलब्ध कराना। ये एजुकेशन मुहैया कराते थे, ये बाकी तरह की मदद करते थे। पूरा एक चार्ट बना के कल यूएनआरडब्ल्यूए ने जारी किया है कि कितनी मदद इन्होंने की है फलस्तीन के अंदर। इजराइल ने एक खेल खेला और कह दिया कि यूएनआरडब्ल्यूए के अंदर हमास के लोग हैं। यूएनआरडब्ल्यूए को हमास कंट्रोल करता है और उसके बाद जिस यूएनआरडब्ल्यूए को वेस्ट और अमेरिका ने मिलकर बनाया था इस काम के लिए कि फलस्तीन के लोगों को मदद मिलती रहे, उसको पैसे देने अचानक बंद कर दिए गए और यूनाइटेड नेशन की इस संस्था को फलस्तीन में काम करने से रोका गया। इसका जो ऑफिस था इजराइल के अंदर उसको बैन किया गया और गजा के अंदर भी काम करने से रोका गया। अब आईसीजे के फैसले में यह कहा गया है, डायरेक्टिव फैसला है, ये बाइंडिंग नहीं होता है। दर्द यही है कि यूएन की जितनी बातें होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, वो केवल डायरेक्टिव होती हैं। यानी ऐसा किया जाना चाहिए लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सजा क्या होगी उसकी बात नहीं होती है। तो उस डायरेक्टिव में कहा गया है कि यूएनआरडब्ल्यूए को वहां पर फंक्शन करने देना चाहिए क्योंकि यूएनआरडब्ल्यूए एक ऐसी एजेंसी है जो गजा के लोगों को इमदाद पहुंचा सकती है। गजा में जितने बुरे हालात हैं उन बुरे हालात में वो एजेंसी फंक्शन कर सकती है, ऐसा कहा गया है। यह सब जैसा मैंने कहा कि इजराइल के मुंह पर बड़ा तमाचा है। हम सब जानते हैं कि यही होना था कि यह फैसला आया और इजराइल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको बताया बाइंडिंग है नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन होता क्या है ये देखिए। होता यह है कि सारी दुनिया में यह मैसेज एक बार फिर से गया कि इजराइल वहां पर भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जो इंटरनेशनल कानून है वो ये कहते हैं कि जंग भले चल रही हो लेकिन लोगों से खाना, लोगों के मुंह से निवाला नहीं छीना जा सकता। लोगों के लिए खाना, लोगों के लिए रहना, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। जंग के बीच में भी लोगों की जिंदगियां आमतौर पे जैसे चलती हैं वैसे ही चलते रहने देने चाहिए। लेकिन इजराइल ने गजा के जंग में किसी रूल का फॉलो नहीं किया है। लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं, घर तोड़े हैं, स्कूल तोड़े हैं, मसाजिद तोड़ी हैं, एक से एक आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस को तोड़ा है और भूख को जंग की तरह इस्तेमाल करते हुए क्रॉसिंग्स बंद की हैं जिससे इमदाद फलस्तीन के अंदर ना पहुंच पाए। आप देखिए सीज फायर होता है और सीज फायर में बात होती है कि 6000 से ज्यादा ट्रकें जाया करेंगी इमदाद लेकर गजा के अंदर ताकि लोगों को खाने पीने रहने की जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात ना आए। हकीकत यह है कि आज भी केवल 986 यानी 986 ट्रक्स जो हैं वो गजा के अंदर पहुंच रहे हैं। जहां 6600 ट्रक्स की जरूरत है वहां अगर 986 ट्रक्स पहुंच रहे हैं तो कुल मिलाजुला के यह है कि 13% एड पहुंच रही है। यानी जरूरत 100 की है, पहुंच 13 रहा है। यानी सीज फायर में जिस बात पर हां कही थी नेतन्याहू ने उससे भी वो लगातार पीछे हट रहा है। आप उसके हकीकत समझ लीजिए।
रफा का बॉर्डर कभी बंद करा दिया जाता है, कभी सारी क्रॉसिंग्स बंद करा दी जाती हैं, और यह सब इसलिए कि लोगों तक इमदाद ना पहुंचे और प्रेशर बने हमास के ऊपर। जो गद्दार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लगातार इजराइल के लिए काम करने वाले, हमास जाहिर तौर पर उनसे टकरा रहा है, और हमास जब उनसे टकरा रहा है तो इजराइल को सर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। वैसे भी इजराइल किसी न किसी बहाने फलस्तीन पर कब्जा करना चाहता था। यह तो हमारी, आपकी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो आवाज थी, उसने वो प्रेशर बनाया कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मार्क रूबियो जा रहा है इजराइल, और मार्क रूबियो जा रहा है इजराइल की सीज फायर कायदे से लागू हो सके। बीच में आपको पता ही है, इजराइल ने दोबारा हमलावर रुख अपनाया था, दोबारा वहां पर बम वम बरसाया था। ट्रंप ने कहा कि यह नहीं चलेगा और सीज फायर चलने दो, इसलिए उसको रुकना पड़ा। तो मार्क रूबियो जा रहा है कि चीजें सामान्य तरीके से चलें जैसे तय किया गया था, और सीज फायर वहां पे ना रुके, इमदाद पहुंचे, यह तय करने के लिए मार्क रूबियो जा रहा है। मार्क रूबियो खुद इजराइल का बड़ा सपोर्टर है, इस बात को याद रखिए। अब मार्क रूबियो को जिस दिन पहुंचना है, उस दिन के एक दिन पहले इजराइल की नेसेट यानी कि संसद यह फैसला लेती है कि वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को मिला लिया जाएगा इजराइल के अंदर। आप देखिए, मैं जिस आईसीजे के फैसले की बात कर रहा था, उसने साफ साफ कहा है कि इजराइल इज एन ऑक्युपाइंग पावर। इजराइल एक ऐसी ताकत है, इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो ऑक्युपायर है, जिसने फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। और इस कब्जे को और बढ़ाने का एक प्रपोजल नेसेट के अंदर आता है मार्क रूबियो के आने से ठीक एक दिन पहले। और यहां मैं आपको 2010 में ले चलता हूं। जिनको लगता है कि 7 अक्टूबर को सब शुरू हुआ, जिनको लगता है, जो कहते हैं 7 अक्टूबर की बात क्यों नहीं करते, जरा पीछे ले चलता हूं 2010 में। उस जमाने में जो बाइडेन जूनियर साहब हैं, वो हुआ करते थे उपराष्ट्रपति, और बाइडेन जा रहे थे इजराइल ऐसा ही कोई समझौता कराने, और ठीक उसी रोज वहां की नेसेट ने वेस्ट बैंक के एक हिस्से को कब्जा करने का प्रस्ताव पास किया था। समझ रहे हैं आप? उधर अमेरिका आ रहा है कि हम सीज फायर करेंगे, और इधर ये गिदड़ भभकी दे रहे हैं कि हम वेस्ट बैंक का एक इलाका कब्जा कर लेंगे। रूबियो ने यहां तक बयान दिया कि अगर इस तरह की हरकतें करेगा इजराइल तो सीज फायर खतरे में पड़ेगा, और अमेरिका इसको पसंद नहीं करता है। उसके बाद खबर यह आती है कि स्मोट्रिच जो ये सारे प्रस्ताव लेकर आ रहा है, इस मारिच के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, इसलिए अलग से नहीं बताऊंगा। ये समझ लीजिए सबसे जहरीले मंत्रियों में से एक है। मुझे बहुत शर्म आई थी जब इस मारिच का भारत सरकार ने स्वागत किया था और यहां के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आई थी। ऐसा आदमी जिससे दुनिया नफरत करती है, ऐसा आदमी जो जहर की चलती फिरती पोटली है, उसके साथ निर्मला सीतारमण और किसकी किसकी फोटो आई थी, वो मेरे लिए बायसे शर्म था। खैर, जो कुछ हमारे लिए बायसे शर्म है, वो शायद भारत का जो मौजूदा निजाम है उसके लिए बायसे, क्या कहूं, जाने दीजिए, कुछ कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, कल को 4 केस हो जाएंगे। खैर, इस मारिच को नेतन्याहू ने सीधे कह दिया है, कहा है, ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें कितनी सही हैं मैं नहीं जानता हूं, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं कि नहीं साहब ये इस मारिच की गलती थी, मेरी नहीं थी, जैसे कि नेतन्याहू के चाहे बिना इस मारिच ये प्रस्ताव ला देता और इस पर पास हो जाता। खैर, खबर यह आती है कि नेतन्याहू ने इस मारिच से कहा है कि अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये जो एनेक्सेशन की बात है, कब्जा करने की बात है नए इलाकों पर, इसको फिलहाल रोक दो, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये कंडीशन है इजराइल की, इतना गिरा हुआ इजराइल है। और जो ये काम नेसेट में जो ये पास हुआ है, उसकी मुखालिफत हुई है, सऊदी अरबिया ने मुखालिफत की है, कतर ने मुखालिफत की है, और भी कंट्रीज ने मुखालिफत की है। यानी एक बात तो तय है कि अब इजराइल जो भी स्टेप उठाएगा, सारी दुनिया की निगाह उस पर रहेगी। अब चुपचाप जो फलस्तीन को यह कब्जा करते चले गए 70 साल तक, अब इनके लिए यह पॉसिबल नहीं होगा। ये जो भी स्टेप उठाएंगे उस पर सारी दुनिया की नजर होगी, और मिडिल ईस्ट के भी जो देश हैं, अरब मुल्क जो हैं, वो भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे। देखिए, इजिप्ट ने एक प्रपोजल दिया है 10 साल के ट्रूस की, यानी 10 साल तक कोई जंग गजा के अंदर ना हो। उसका प्रपोजल यह है कि गजा के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्स बननी थी, उसमें इजिप्ट मेन रोल निभाए, इस पर तो सभी राजी हैं, और साथ में टर्की की आर्मी भी वहां पर रहे और वेस्टर्न आर्मी जो बाकी रहना है वो रहे।
टर्की ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है कि गजा के अंदर हमारी आर्मी रहेगी। टर्की की आर्मी वहां रहने का मतलब यह है कि इजराइल के लिए वहां अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टर्की है नाटो का मेंबर। टर्की के ऊपर जो अटैक होगा वो नाटो के ऊपर अटैक के रूप में माना जाएगा, और उस इलाके में अगर किसी के पास सबसे बड़ी आर्मी है, किसी के पास सबसे उम्दा हथियार हैं और किसी के यहां न्यूक्लियर स्टेशन है अमेरिका का, तो वो टर्की के पास है। तो जाहिर है टर्की से इतनी आसानी से इजराइल भिड़ना नहीं चाहेगा, तभी भिड़ेगा जब अमेरिका भी किसी वजह से टर्की का दुश्मन हो जाए। तो नेतन्याहू इस बात की मुखालिफत कर रहा है कि गजा के अंदर टर्की के सैनिक हों, गजा के अंदर इजराइल के सैनिक हों, जिनका काम ही है गजा वालों को मारना। लेकिन गजा की सिक्योरिटी के लिए टर्की की आर्मी ना आ जाए, इस बात से नेतन्याहू परेशान है, और इसीलिए जो इजिप्ट का प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन खबर यह है कि ट्रंप जो है वो इस इजिप्ट वाले प्रपोजल को लेकर काफी पॉजिटिव है, इसलिए यह बहुत मुमकिन है कि यह प्रपोजल लागू हो जाए और नेतन्याहू चुपचाप रह जाए, कुछ खास कर ना पाए। दरअसल जिस तरह से नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो गिरी है, उसका एक एग्जाम्पल मिलता है अमेरिका के अखबार रॉयटर्स में छपे हुए एक सर्वे से। 4 दिनों तक यह सर्वे चला और उस सर्वे के बाद रिजल्ट ये आता है, वहां पे आप जानते हैं 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। डेमोक्रेट्स इसके पहले सत्ता में थे और रिपब्लिकन्स जो हैं वो ट्रंप की पार्टी है, इस समय सत्ता में है। जो डेमोक्रेटिक समर्थक थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो समर्थक हैं, उसमें से 80% लोग, 80% लोग, और जो रिपब्लिकन्स हैं यानी ट्रंप के सपोर्टर हैं, उसमें से भी 41%, 41% लोग जो है वो ये चाहते हैं कि अमेरिका फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे दे। अगर पूरे अमेरिका को देखें तो 59% लोग यानी आधे से ज्यादा लोग इस फेवर में हैं कि अमेरिका फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे दे। और आप जानते हैं कि अमेरिका के फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने का मतलब है कि फलस्तीन प्रैक्टिकली एक आजाद मुल्क की तरह बिहेव कर पाएगा, यूएन में उसका परमानेंट मेंबर होगा और बाकी सारी जो एक मुल्क के लिए जरूरतें होती हैं वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फलस्तीन के खुद मुख्तारी की मुखालिफत करने वालों में अब इजराइल के अलावा कोई बड़ा मुल्क बचा है तो वो सिर्फ अमेरिका बचा हुआ है। अमेरिका के पलटने का मतलब ये होगा कि अर्जेंटीना और हंगरी जैसे मुल्क अपने आप पलट जाएंगे, और जो बाकी छोटे मोटे मुल्क हैं 8-10, उनकी तो बात ही कुछ नहीं है, उनकी गिनती नहीं है। यानी पूरी दुनिया फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे देगी और फलस्तीन वाकई एक खुद मुख्तार मुल्क बन जाएगा। अब ये जो जनता का प्रेशर है ना, ये असल में खेल करता है। यही जनता का प्रेशर था कि इजराइल ने जो जुल्म किए हैं गजा के अंदर, उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोज, उसकी खबरें सारी दुनिया में पहुंची हैं। ये किसी मीडिया ने नहीं पहुंचाया है, ये हमारे और आप जैसे लोगों ने पहुंचाया है। और वही प्रेशर है कि आज तड़प रहा है नेतन्याहू की किसी तरह से दोबारा जंग शुरू करने का बहाना ढूंढे, और ट्रंप भी उसको यह छूट नहीं दे रहा है कि वो दोबारा जंग कर सके। तो कुल मिलाजुला के हालात ये हैं कि फिलहाल सीज फायर लागू है। दूसरी बात यह कि आईसीजे के जो एक के बाद एक ये फैसले आ रहे हैं, दुनिया भर में इजराइल के लगातार हाशिए पर जाने की कहानी कह रहे हैं। आज ये बाइंडिंग्स नहीं है, लेकिन कल आईसीजे में जो बड़ा मुकदमा है उसमें ये सब रोल प्ले करेंगे, ये सब नजीरों की तरह इस्तेमाल होंगे। और देखिएगा, अगर कभी वाकई इजराइल कमजोर पड़ा तो आप हेग की जेल में नेतन्याहू को बंद भी देख सकते हैं, हथकड़ियों में भी देख सकते हैं। वैसे ही दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों ने नेतन्याहू के अपने मुल्क पर आने पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये कहा हुआ है कि अगर वो हमारे यहां आएगा तो आईसीजे के ऑर्डर के हिसाब से हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह कि सबके बावजूद ट्रंप फिलहाल सीज फायर को जारी रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, और अगर जो प्रपोजल दिया है इजिप्ट ने वो लागू हो जाता है, उसको मान जाता है अमेरिका, तो इजराइल के लिए दोबारा गजा पर हमला कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि अगर यह सब हो जाता है तो नेतन्याहू की कुर्सी जानी तय है, और अगर नेतन्याहू की कुर्सी जाती है तो बुढ़ापा उसका बहुत बुरा गुजरने वाला है। खैर, हमें तो मतलब गजा से है कि गजा में इमदाद पहुंचे, गजा में अमन पहुंचे, गजा फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो, गजा को अपनी सरकार मिले और फलस्तीन एक खुद मुख्तार मुल्क की तरह सांस ले सके।
तो ये थे अभी तक के अपडेट्स। आगे भी जब अपडेट्स आएंगे मैं लगातार अपडेट आपको करता रहूंगा। एक अपील जो लगातार मैं करता हूं कि अगर मुमकिन हो तो ₹3 रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले लें। ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके सीधे लिंक देख सकते हैं। ये बहुत जरा सी जो मदद है ना, वो हमें बहुत सारी ताकत देती है। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन वीडियोस को अपने यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।